एवरीवन, नमस्कार। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर मैन एक सोशल एनिमल है तो वह ह्यूमन सोसाइटी में रहता है। तो आज की क्लास में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी क्या है, क्योंकि हम सभी एक समाज में पैदा होते हैं और समाज के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारे जीवन की। जैसे हाउसिंग सोसाइटी। अब आप अगर शहरों में रहते हैं और शहरों में ग्रुप हाउसिंग होता है तो आप ये देखते हैं ना कि सोसाइटी का मेंटेनेंस देना है, सोसाइटी डिसीजन लेगी किसी विषय के बारे में। या फिर आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, बच्चा किस सोसाइटी में रहता है या आप किस सोसाइटी में उठते बैठते हैं। या फिर परंपरागत रूप से हम देखें तो आपने सुना होगा राजपूत समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज। तो समाज आखिर है क्या? जो अभी हमने बात की वो तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है समाज की। आम लोग समाज शब्द का प्रयोग या सोसाइटी शब्द का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हुए जब हम समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो फिर समाज को समझने का हमारा एक तरीका अलग प्रकार का होता है, सोशियोलॉजिकल होता है, समाज शास्त्रीय होता है, साइंटिफिक होता है। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि सोसाइटी हम किसे कहते हैं। ओके, तो जैसा मैं कहती हूँ आपको कि सोशियोलॉजी में कोई भी अवधारणा आप समझने का प्रयास करें, कोई भी थ्योरी डिस्कस करें या आंसर राइटिंग करते समय हमें समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है इसका ध्यान रखना होगा। तो सोसाइटी के बारे में मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है मैकआवर इमम-पेज की। उनकी बुक है सोसाइटी। उसमें वो समाज को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर्स, अथॉरिटी एंड मेंटल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। अर्थात समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजन की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। अब देखिए, ये डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है, मैं रटने का तो आपको कभी कहती ही नहीं, आप इस डेफिनेशन को समझ लीजिए। इस परिभाषा को समझने पर आप समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने सोशियोलॉजी को डिफाइन करते समय भी आपको ये बात बोली थी कि डेफिनेशन में प्रमुख विशेषताएं ही शामिल होती है किसी भी समूह की या किसी कॉन्सेप्ट की या किसी थ्योरी की। तो आप जब इस परिभाषा को ठीक से समझ लेते हैं तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है तो आज आप इस डेफिनेशन के बेसिस पे समाज की विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से रीड आउट कर देती हूँ ये डेफिनेशन। समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। अब हम राइट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये डेफिनेशन भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, समग्र है अपने आप में। तो राइट कहते हैं, सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप्स। अर्थात समाज है, यह सिर्फ लोगों का संकलन नहीं है, जबकि यह तो संबंधों की एक व्यवस्था है जो समूह में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात समाज क्या है, क्या समझ में आया अभी तक हमें? समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, या मैकआवर इमम-पेज के शब्दों में कहें, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड दिस वेब ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोसाइटी, जिसमें कि हम रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी को हमने समझ तो लिया
कि ह्यूमन सोसाइटी है वो व्यक्तियों का सिर्फ एक समग्र नहीं है, एक संकलन नहीं है, कलेक्शन नहीं है लोगों का। ह्यूमन सोसाइटी रिलेशनशिप की एक सिस्टम है। लोगों के बीच में जो संबंध है उनकी एक व्यवस्था है। ये संबंध ऐसे ही नहीं है, इनमें सिस्टम होता है, एक म्यूचुअल अवेयरनेस होती है लोगों में। अर्थपूर्ण होते हैं सामाजिक संबंध, उद्देश्यपूर्ण होते हैं और दूसरे के प्रति उन्मुख होते हैं। वो उनको हम सामाजिक संबंध कहते हैं, जो रिपीटेटिव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, गिडिन्स कहते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप है ना, वो रेसिप्रोकल अवेयरनेस होती है उनमें, अर्थात आपस में जागरूकता होती है रिलेशनशिप में कोई भी अंत्यक्रिया करते समय। वे कहते हैं, गिडिन्स कहते हैं, सोसाइटी एज ही सेज कि सोसाइटी रेस्ट्स ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड। गिडिन्स क्या कहते हैं कि सोसाइटी रेस्ट्स ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड, अर्थात समरूपता, जो हमारे में आपस में चेतनशील संबंध है उनमें एक समरूपता पाई जाती है, ऐसा टी.एच. गिडिन्स कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फटाफट कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन में ऑलरेडी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके हैं। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में ये आए, अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि आप सोसाइटी के एलिमेंट्स बताइए या सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप इन डेफिनेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी उनकी हम बात कर लेते हैं। लेकिन अब हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि समाज की क्या विशेषताएं हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूंगी, अब भी आपको YouTube पर सोशियोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑनलाइन बहुत सारी आपको पढ़ने के लिए भी मटेरियल काफ़ी मिल जाएगा। लेकिन मेरी क्लासेस का एक उद्देश्य है कि मैं आपको सरलता से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊं, इजी बनाऊं आपकी अंडरस्टैंडिंग को। बाकी देखिए, पढ़ना आपको ही है। एज ए टीचर मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपके लिए आसान बना सकती हूँ अवधारणाओं को, थ्योरीज को, लेकिन फर्दर रीडिंग आपको खुद करनी है। तो आप किताबों से इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे आप? पहला ये लिखेंगे कि समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। और क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो क्या हम संबंधों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। संबंधों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो कोई वस्तु के रूप में नहीं है कि देख पाए। जैसे आपका अपने मम्मी पापा के साथ संबंध, आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, इन संबंधों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि सोसाइटी वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि सामाजिक संबंधों से बनी है। और एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में हम कहते हैं अमूर्त है समाज। मूर्त वो होता है जो दिखाई देता है। इसको ऐसे मूर्ति से याद रख लो आप, क्योंकि शब्द बड़ा टिपिकल है हिंदी में। मूर्ति दिखाई देती है ना, लेकिन समाज क्या है? अमूर्त है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे गॉड होते हैं ना, भगवान आपको दिखाई नहीं देते, भगवान भी एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है भगवान। तो सोसाइटी है वो अमूर्त है क्योंकि वो रिलेशनशिप से बनती है, और रिलेशनशिप को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होती है रिलेशनशिप, कॉन्क्रीट नहीं होती है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है देखना। जैसे आपके परिवार को तो देखा जा सकता है ना, कैसे कि परिवार मम्मी पापा या आपके भाई बहन है, तो कॉन्क्रीट हो गया फैमिली। ग्रुप एक कॉन्क्रीट हो गया, आपके दोस्तों का ग्रुप गिना जा सकता है उनको। लेकिन सोसाइटी बहुत लार्ज है और वो रिलेशनशिप से बनती है, इसलिए सोसाइटी है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये पहली विशेषता हो गई। अब हम दूसरी विशेषता देखते हैं। वो ये है कि सोसाइटी में लाइकनेस है, अर्थात समानता है समाज में। भारतीय समाज को देख लीजिए तो एक समानता मिलेगी आपको। किस प्रकार की समानता? भारतीय एक अपने आप में जीवन जीने की प्रणाली है, यहाँ एक जाति व्यवस्था संपूर्ण भारत में पाई जाती है। सभी भारतीय लगभग हिंदी बोलते हैं, तो ये लाइकनेस हो गया ना। फैमिली को आप देख लीजिए, जैसे आप एक जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, ये कम्युनिटी से मिलकर ही तो समाज बनता है, तो वहां पर एक लाइकनेस है, अर्थात लोगों की जीवन शैली एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस भी है समाज में। महिला पुरुष डिफरेंट है, अलग अलग समूह है समाज में, आदिवासी लोग, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, तो डिफरेंस भी है।
तो समाज में समानता भी है और भिन्नता भी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, विशेषता की। वो ये है कि समाज में अलग अलग प्रकार के समूह रहते हैं, अनेक प्रकार के समूह हैं, समुदाय, इनसे मिलके हमारा समाज बनता है। फिर समाज है वो परमानेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पैदा होते हैं, हम मर जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं समाज में, लेकिन समाज हमेशा था और हमेशा रहेगा। अर्थात समाज है, उसके सदस्य बदल सकते हैं लेकिन समाज स्थायी रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं विशेषता, वो इंटरडिपेंडेंस। मतलब समाज में पारस्परिक निर्भरता है, म्यूचुअल एड है। कैसे? आप देखिए, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आपस में ये संबंधित है। दुनिया, अब तो देखिए वैश्वीकरण के जमाने में विश्व के समाज भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। इसका उदाहरण है हमारा यूनाइटेड नेशंस। सभी देश एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। कितनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस आप देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है। अमेरिका में मंदी आती है, यूरोप में मंदी आती है, तो भारतीय बाजार भी प्रभावित होते हैं। तो समाजों में इंटरडिपेंडेंस है। फिर कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं डेफिनेशन के समय कि लोगों में कॉपरेशन होना चाहिए, तभी समाज चलता है, झगड़ों से नहीं चलता है। म्यूचुअल कॉपरेशन हो। कॉपरेशन कैसे होगा? आप सभी जो इंडिविजुअल्स है अपना अपना काम करते हैं। डॉक्टर्स टाइम से हॉस्पिटल जाते हैं, मरीजों को देखते हैं। प्रोफेसर्स हैं, वो कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। तो कॉपरेशन हुआ, फैमिली में भी कॉपरेशन हुआ, झगड़ते थोड़ी है सब लोग, लेकिन फिर भी संघर्ष भी होता है समाज में। जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आप बात कर सकते हैं, या फिर किसान आंदोलन, ये संघर्ष ही तो हुआ, आरक्षण के लिए आंदोलन। इससे समाज में बदलाव भी आता है संघर्षों से, क्योंकि चेंज लाने के लिए संघर्ष भी जरूरी है। तो कॉपरेशन लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है संघर्ष की बजाय। फिर हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की, कि समाज में सोशल कंट्रोल बहुत जरूरी है, तभी व्यवस्था बनी रह सकती है। सोशल कंट्रोल के लिए आप देखिए औपचारिक संस्थाएं हैं, पुलिस, जुडिशरी, और अनौपचारिक है हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सब समाज में काफी कार्य प्रणालियां हैं, अर्थात कार्य करने के तरीके हैं सोसाइटी में। आप औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आपके लिए कई नियम हैं, जैसे कि ट्रैफिक नियम ही मान लीजिए, ड्राइविंग के नियम आप देख लीजिए, या फिर घर के नियम होते हैं, कितनी बजे आना है, ये सब। अब बच्चों, हमने बात की, समाज को डिफाइन किया और समाज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, लेकिन समाज अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? कब सोसाइटी बनी होगी? स्कॉलर्स ने इसका आंसर देने का प्रयास किया है। जैसे कि डिवाइन थ्योरी ये कहती है कि समाज को, ह्यूमन सोसाइटी को भगवान ने बनाया। पैट्रियार्कल थ्योरी ये कहती है कि पुरुषों का समाज पर ज्यादा नियंत्रण है, पुरुष हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए पुरुषों ने समाज बनाया अपना सत्ता दिखाने के लिए। मैट्रियार्कल थ्योरी ये कहती है कि महिलाएं परिवार का केंद्र होती है, और एंशिएंट टाइम्स में महिलाएं के पास ज्यादा सत्ता होती थी, वो एक से अधिक वो विवाह भी करती थी, प्रॉपर्टी उनके नाम होती थी, तो माताओं ने या फिर स्त्रियों ने समाज का निर्माण किया। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि कुछ लोगों ने आपस में समझौता किया कि हम साथ में रहते हैं, इससे जंगली जानवर हम हमला करेंगे तो एक साथ मिलकर हम मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। तो सोशल कंट्रोल थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने समझौता किया कि हम मिलकर रहते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर कोई दुश्मन हमला करेगा तो हम मिलकर मुकाबला कर सकते हैं, या जंगली जानवरों से रक्षा कर सकते हैं स्वयं की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो इस तरह से हमने आज समाज को समझने का प्रयास किया, हमारे अपनी सोसाइटी को जिसमें कि हम रहते हैं, और समाज के बिना हम मानव की जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सोसाइटी ही करती है।
आप खुद के जीवन को देखिए, आप सोसाइटी पर कितना निर्भर है। स्कूल्स आपके, कॉलेजेस आपके सोसाइटी का हिस्सा है। आप स्कूल कॉलेज अटेंड करते हैं, परिवार भी समाज का हिस्सा है। परिवार में आप पैदा होते हैं, परिवार आपकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और फिर बड़े होकर आप समाज के एक फंक्शनल मेंबर बनते हैं, प्रकार्यात्मक सदस्य, और आप स्वयं की अपनी भूमिका निभाते हैं समाज में, और समाज कंटिन्यूअस, निरंतर चलता रहता है और बदलता भी है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।